आज हम लोग को क्या करना है? आज हम लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कौन सा नया चैप्टर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले परम्यूटेशन का डेफिनेशन होता है कि इट इज द arrangement of selected objects और कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स इट इज selection of objects from ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, कल टेस्ट होगा, कल शाम को 6 से 8 टेस्ट है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनॉमियल थ्योरम। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। और कॉम्बिनेशन क्या क्या मतलब है? इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच इनका खुद का मीनिंग क्या होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, और इनके बीच में आपस में डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं। तो कहीं भी अगर तुमको वर्ड सिलेक्शन दिखे, तुमको समझ जाना चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। और कभी भी तुमको क्वेश्चन में वर्ड अरेंजमेंट दिखे तो तुमको समझ जाना चाहिए कि वो परम्यूटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कहीं सिलेक्शन दिखे, वर्ड सिलेक्शन दिखे, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन। और कभी क्वेश्चन में तुमको वर्ड अरेंजमेंट दिखे तो वी आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। अब होता क्या है कि जैसे सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है टीम फॉर्मेशन या ग्रुप फॉर्मेशन। ये सिलेक्शन का मतलब होता है। तो जैसे मैं तुमको समझाना चाहूँ, ओके, तुमको वीडियो दिख रहा है मेरा? यस सर। सर ओके, तो सिलेक्शन का मतलब होता है, सॉरी, हाँ, सिलेक्शन का मतलब होता है कि टीम फॉर्मेशन या ग्रुप फॉर्मेशन। तो होता क्या है, जैसे मान लो एक अपने पास स्क्वाड है। जैसे क्रिकेट टीम का स्क्वाड कितने प्लेयर्स का होता है जनरली? 16 सर 11। नहीं, स्क्वाड जो होता है वो 16 प्लेयर्स का होता है। 16 प्लेयर्स होता है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 16 प्लेयर्स का होता है। वो वेरी करता रहता है, मतलब प्लस माइनस वन कुछ वेरी करता रहता है। तो उससे क्रिकेट टीम का स्क्वाड 16 प्लेयर्स है। तो इस 16 प्लेयर्स में से हम लोग को कोई जो टीम बनानी रहती है, जो फाइनल टीम मैदान में उतरती है, तो वो कितने प्लेयर्स की होती है? 11 11 प्लेयर्स की होती है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट किसका, क्रिकेट, फाइनल टीम जो मैदान में उतरती है वो 11 प्लेयर्स की होती है। तो अब इन 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर की कितनी अलग अलग टीम्स बन सकती है? इन 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की कितनी अलग अलग टीम बन सकती है? उनकी काउंटिंग जो है, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब जैसे मैं 16 प्लेयर्स तो नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने 4 प्लेयर्स का स्क्वाड ले लिया।
सर फिर जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग अरेंजमेंट्स को नहीं देखते, राइट? एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। हाँ, जैसे 4 प्लेयर्स का स्क्वाड हो गया और हम लोग की जो टीम है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्लेयर्स। तीन प्लेयर्स की टीम होनी चाहिए। तो ये 3 प्लेयर्स की कौन कौन सी टीम हो सकती है? ए बी सी, डी को हटा दिया, ए बी डी, सी को हटा दिया, मतलब फिर ए सी डी और बी सी डी। ठीक है, तो ये कितनी टीम्स हो गई? ये 4 टीम्स हो गई। 4 अलग अलग टीम्स बन सकती है ऑफ 3 प्लेयर्स फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 4 प्लेयर्स। तो इनकी जो काउंटिंग है उनको मैं क्या कहूंगा? कॉम्बिनेशन। इनकी काउंटिंग को व्हाट विल आई से? आई विल से इट एज कॉम्बिनेशन। तो कभी भी सिलेक्शन में ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है। जैसे पहले के समय में तो मतलब जब जैसे न्यूज़पेपर आता था तो उसमें ये दिया जाता था कि ये टीम होगी। अखबार में दिया जाता था कि ये प्लेइंग 11 होंगे। ठीक है, तो बस उन प्लेइंग 11 का नाम लिखा जाता था। ऐसा नहीं लिखा जाता था कि उसमें कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा, कौन सेकंड बैटिंग करेगा, कौन थर्ड बैटिंग करेगा। ऐसा कहीं मैटर नहीं करता था। तो अगर केवल मेरे को नंबर ऑफ टीम कौन कौन कितनी बन रही है बस उसकी बात करनी है, देन वी विल थिंक अबाउट व्हाट? कॉम्बिनेशन। तो जैसे ये टीम 1 है, ये टीम 2 है, ये टीम 3 है, ये टीम 4 है। ठीक है, तो 4 टीम अलग अलग बन सकती है। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि सर 4 प्लेयर्स का स्क्वाड है तो 3 प्लेयर्स की कितनी टीम बन सकती है? तो वो सोचता है कि एक ही टीम बन सकती है जिसमें 3 प्लेयर्स खेलेंगे और एक प्लेयर बाहर बैठेगा। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि अगर 4 प्लेयर्स का स्क्वाड है तो 3 प्लेयर्स की कितनी अलग अलग टीम बन सकती है ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि उन सारी 3 प्लेयर्स की टीम को एक साथ उतारना है तुमको मैदान में। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. तो जो टीम फॉर्मेशन का काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट? टीम फॉर्मेशन। तो अब देखो कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन पे आओ। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे इस केस में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया मैंने? 3 को सेलेक्ट किया। 3 को सेलेक्ट किया। तो ऐसे कितने सिलेक्शन बनेंगे? ऐसे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन बनेंगे? उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब अरेंजमेंट, अब परम्यूटेशन की बात आती है। अब किसकी बात आती है? परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो मतलब कि टीम में कभी ये स्पेसिफाई किया जाता है क्या जब टीम का बस जब नाम अनाउंस होता है जब टीम का कि ये 11 ये 3 प्लेयर्स खेलने हैं टीम में, तो कभी ये नहीं बताया जाता कि कौन पहली बैटिंग करेगा, कौन सेकंड बैटिंग करेगा, कौन थर्ड बैटिंग करेगा? बस क्या बताया जाता है कि कौन बस कौन खेलने वाला है? कौन कौन खेलना है टीम में, कौन कौन को खेलना है टीम में, बस ये बताया जाता है। तो कभी भी कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब परम्यूटेशन का डेफिनेशन अगर याद करो तो इट इज
arrangement of selected objects. It is what? Arrangement of selected objects. तो अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा रहता कि 4 प्लेयर्स की टीम है, सॉरी 4 प्लेयर्स का स्क्वाड है, तो उसमें तुमको 3 प्लेयर्स की टीम बनानी है along with showing the batting order. Along with showing the batting order. ठीक है, तो मेरा माइंड ऑफ थिंकिंग क्या कहता, मेरा सोचना क्या कहता कि पहले 4 प्लेयर्स में से मैं 3 प्लेयर को सेलेक्ट करता। अब उन 3 प्लेयर्स में से फिर मैं बैटिंग ऑर्डर अलग अलग अरेंज कर सकता था। जैसे मान लो स्क्वाड था ABCD का, ठीक है, तो उससे पहले टीम 1 जो बनती उसमें A, B और C ये 3 प्लेयर्स रहते। तो इसके कारण जो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स हैं वो क्या बनता, जैसे A, B, C ऐसा लिखने का क्या मतलब है, जैसे जो हमारे टीवी के स्क्रीन पे दिखाता है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ठीक है। तो रोहित शर्मा पहले बैटिंग किया, फिर शिखर धवन, फिर विराट कोहली, फिर B, A, C, मतलब B ने पहली बैटिंग की, A ने सेकंड बैटिंग की, C ने थर्ड बैटिंग की, फिर ABC, BAC, फिर CBA, CAB, ठीक है। अब कौन सा बचा, ACB और BCA। तो अब देखो परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले क्या किया, हम लोग ने 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट का एक सिलेक्शन लिया, एक टीम ली और उनको अरेंज किया। तो ऐसे ओवरऑल कितने अरेंजमेंट्स होंगे वो देखना है। तो देखो यहां से ऐसे 6 अरेंजमेंट्स हो गए, तो टीम 1 के कारण 6 अरेंजमेंट्स हो गए। ऐसे ही टीम 2 के कारण भी कितने होते हैं, 6 अरेंजमेंट्स 6 होते हैं। बाय द वे कितनी टीम बननी है हमारी, 4 टीम बननी है, ठीक है। टीम 3 के कारण कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, ऐसे ही 6 6 अरेंजमेंट्स। और टीम 4 के कारण 6 अगेन 6 अरेंजमेंट्स। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, 24 24 टोटल 24 अरेंजमेंट्स होते हैं, टोटल 24 अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा 24 मतलब ये जो 24 नंबर्स आए, जैसे 1 2, मतलब एक तरीके से 24 बैटिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे है, और यहाँ पे प्लेयर्स के वो लिखे रहते हैं, कौन सा प्लेयर कहाँ पे है। अच्छा इनमें से कोई भी बैटिंग ऑर्डर आपस में सेम हो सकता है क्या, नो सर नो सर। कोई भी बैटिंग ऑर्डर आपस में सेम हो सकता है, सर आपस में सेम मतलब तीनों भी सेम। हाँ हाँ मतलब एकदम नहीं। एग्जैक्टली आइडेंटिकल नो सर। नहीं हो सकता। देखो टीम 1 और टीम 2 में तो क्या हो जाएगा कि प्लेयर्स ही डिफरेंट हो जाएंगे, और प्लेयर्स अगर डिफरेंट हो गए, जैसे टीम 2 में प्लेयर्स क्या थे अपने से A B D होते टीम 2 में प्लेयर्स, हाँ, तो उसमें जो 3 प्लेयर्स हैं वही डिफरेंट हो गए। अगर एक प्लेयर भी डिफरेंट हो गया तो हमारा उस अरेंजमेंट को मैं एक डिफरेंट अरेंजमेंट कहता। समझ में आई बात। यस सर तो
अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 24 अरेंजमेंट्स, मतलब 24 सेम प्लेयर्स विथ डिफरेंट पोजीशंस अगर है तो वो अलग अलग काउंट होंगे. सेम प्लेयर्स विथ डिफरेंट पोजीशंस, दे विल बी काउंटेड एज डिफरेंट अरेंजमेंट्स. क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है. मैंने लिखवाया है ना? नहीं लिखवाया नहीं है, वैसे लिख लो. इन अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर्स, कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, वो मैटर करता है अरेंजमेंट में. किसका नाम पहले लिखा है, किसका नाम बाद में लिखा है. ठीक है. तो ये बताओ. क्या बोला कि सेम प्लेयर्स बट डिफरेंट पोजीशन. आगे. हाँ, अगर इफ आई हैव सेम प्लेयर but positions are different, then the arrangement will also be different. मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है अपनी. ठीक है. मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो ना कि जैसे ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें ए फर्स्ट रैंक ले आया, बी सेकंड रैंक ले आया, सी थर्ड रैंक ले आया. ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें बी फर्स्ट रैंक ले आया, ए सेकंड रैंक ले आया, सी थर्ड रैंक ले आया. तो ये क्या दोनों बात सेम है क्या? नो सर. No, sir. दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट. तो अच्छा ये बताओ कि अब जैसे कभी हो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सिलेक्शन में कौन ज्यादा होगा? अरेंजमेंट. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होंगे हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्शन से. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शन तो बस क्या बता रहा है. हाँ सर वो ABC वो सब क्या आपने 24 में से 2 अरेंजमेंट लिखे? हाँ, ये जो ये लिखा है ये 24 में से कोई 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं. इसके अलावा और भी 22 अरेंजमेंट्स हो रहे होंगे. सर अच्छा. एक मिनट, वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट दिखाओ ना. कॉम्बिनेशन वाला डेफिनेशन. यस सर, बस एक मिनट सर. तो हाँ, तो अरेंजमेंट्स और उसमें कौन डिफरेंट होंगे, कौन सेम और कौन डिफरेंट होंगे? सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें. सॉरी, अरेंजमेंट ज्यादा होंगे और सिलेक्शन कम होंगे. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे? कम होंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन तो बस क्या कहता है कि टीम को नंबर ऑफ टीम्स कितनी फॉर्म हो रही है वो बताता है. और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या कहता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कहता है कि ऑल पॉसिबल बैटिंग orders, all possible orders from each team, collection of all possible orders, English नहीं थी, collection of all possible orders from each team. ये number of arrangements दिखाता है. ठीक है. इतना क्लियर है? कॉम्बिनेशन वाला पार्ट दिखाऊं? ये देखो, so इतनी बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो स्क्रॉल डाउन करो ना.
और थोड़ा सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना ऊपर कीजिए ना। सर आपने ये पॉइंट बोला था ना, अरेंजमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। हाँ, अरेंजमेंट्स जो इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स होते हैं, दोज आर व्हाट डिस्टिंक्ट, वो लोग डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं खुद आपस में। जैसे यहाँ पे 24 अरेंजमेंट्स आए, 24 अरेंजमेंट्स, तो इसमें से कोई भी अरेंजमेंट आपस में एक दूसरे से सेम नहीं होगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे अगर मैं से एक और एग्जांपल लूं कि से 8 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 8 स्टूडेंट्स हैं, और हाँ 8 स्टूडेंट्स हैं और से 6 सीट्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सीट्स हैं। और से यहाँ पे एक पोडियम है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक गेट है। गेट के बाहर क्या है, 8 स्टूडेंट्स वेट कर, ठीक है। तो क्योंकि 8 स्टूडेंट्स गेट के बाहर वेट कर रहे हैं और 6 ही सीट्स हैं, तो मैं क्या करता कि 6 बच्चों को केवल अंदर आने देता। तो ऐसे 6 बच्चों के बहुत सारे अलग अलग वो बनते, टीम बनते, 6 बच्चों की टीम। तो जैसे मान लो 6 बच्चों की टीम, टीम 1 बनी 6 बच्चों की, ठीक है, टीम 1 बनी 6 बच्चों की। उनको मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने पास लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, और फिर फोटो खिंचा ली, ठीक है, टीम 1 के साथ फोटो खिंचा ली। ऐसे ही टीम 2 बनती 6 बच्चों की, उनको अपने पास लाके खड़ा करता, उनके साथ फोटो खिंचाता। ऐसे ही टीम 3 बनती 6 बच्चों की। तो अच्छा, ऐसे टीम 1 और टीम 2 में कोई स्टूडेंट कॉमन होता कि नहीं होता? होते सर कॉमन होता होता। सर। तो बहुत सारे कॉमन होते, लेकिन हाँ कम से कम कोई एक तो डिफरेंट होता ही, तभी तो टीम डिफरेंट कहलाती। दो हाँ डिफरेंट। कम से कम कोई एक तो डिफरेंट होता ही, तभी हमारी टीम डिफरेंट कहलाती। ठीक है। तो अब ऐसी जितनी फोटोज जनरेट हुई, मतलब एक कैपेसिटी होगी ना कि 8 में से 6 बच्चे को बुलाया और उनके साथ फोटो खिंचाया। तो एक समय ऐसा आ गया होगा कि भाई 6 बच्चों के जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन थे वो खत्म हो गए से होंगे। रिपीट होने लगते हैं। हाँ रिपीट हो गए। वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहां पे रुक जाऊंगा जब जैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी जितनी भी फोटोज होंगी उनको मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ फोटोज, विथ मी ऑन पोडियम। ऐसी जितनी भी फोटोज होंगी उनको मैं क्या कहूंगा, कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन।
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि टीम 1 खड़ी थी मेरे साथ पहले, तो ठीक है भाई, टीम 1 के साथ तो फोटो खिंचा ली। अब उसको क्या किया, मैंने कहा बच्चों को कि सब अलग अलग जगह जाके बैठ जाओ, ये 4-6 सीट्स है तो 6 सीट्स में जाके बैठ जाओ। तो अलग अलग तरीके से बच्चे बैठ सकते थे, जैसे मान लो कभी ABCDEF ऐसे बैठे। तो जैसे इस डायरेक्शन में अब मैं खुद कैमरामैन हूँ, मैं खुद यहाँ से फोटो खींच रहा हूँ, तो एक फोटो आई। फिर ऐसे ही बच्चे आपस में सीट्स कुछ चेंज वगैरह किए होंगे, इंटरचेंज किए होंगे, जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स आपस में होंगे। तो टीम 1 के कारण सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत सारे आते हैं, फिर टीम 2 के कारण सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत सारे आते हैं। तो मतलब टीम 1 के कारण ही बहुत सारी फोटोज आ रही होती, सिमिलरली टीम 2 के कारण भी बहुत सारी फोटोज आ रही होती। सो नंबर ऑफ फोटोज क्लिक्ड बाय मी, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अच्छा, और एच टीम परम्यूटेशन वर्ड जल्दी तुमको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। क्वेश्चन में तुमको वर्ड जनरली अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में तुमको वर्ड दिखेगा वो सिलेक्शन दिखेगा। तो अब ऑब्वियस ही बात है, तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि द नंबर ऑफ फोटोज क्लिक्ड बाय मी विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फोटोज जो मेरे साथ पोडियम में खींची गई थी। सेल्फी। ठीक है, तो अब आई होप तुम लोग को डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन, यस सर। तो पहले पहले क्या होता होगा जीवन में, परम्यूटेशन होता होगा कि कॉम्बिनेशन होता होगा? कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन होता होगा। पहले तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे होते, फिर उसमें क्या होता कि उन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर रहे होते। सर आपने सेलेक्टेड, क्या बोला, पहले क्या हो रहा होता? पहले कॉम्बिनेशन होता, पहले तो सिलेक्शन होता ना, कभी भी ओके। पहले सिलेक्शन होता, फिर सिलेक्शन के बाद जो है उसके बाद क्या होता, अरेंजमेंट होता हमारा। हाँ, यस। समझे? तो पहले क्या होगा कि क्या कहते हैं, पहले सिलेक्शन होगा। सो फर्स्ट combination occurs, and after that permutation occurs. तो अगर डेफिनेशन भी ध्यान से पढ़ो तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट, selection of objects from a group of objects. Combination is selection of objects from a group of objects. Permutation is arrangement of the selected objects. Permutation arrangement किसका होता है, selected objects का। ठीक है, तो पहले कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, तो उससे एक टीम फॉर्म होगी, टीम फॉर्मेशन होगा। अब टीम फॉर्मेशन को आपस में अरेंज करेंगे, तो उससे टोटल नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। और टोटल नंबर ऑफ टीम फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ
कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दो कि जितना अभी तक पता है। हाँ सब परम्यूटेशन मतलब पूरा ना, मतलब टोटल होगा ना, मतलब हाँ सारे टीम्स का टोटल, एक साथ ना। हाँ हाँ ओके हाँ सर। हाँ, ऑल टीम्स टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो कॉम्बिनेशन बस कितनी टीम बनेगी वो बताएगा, और परम्यूटेशन क्या बताएगा कि हर टीम के प्लेयर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे ओवरऑल वो बताएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करो, इतना क्लियर है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक? अभी तक हम लोगों ने बस द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखा है। इज दैट फाइन? यस सर। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक मिनट? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ा जाए क्या? सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? इधर तो थोड़ा सा नीचे। नीचे। हाँ सर बस। डन सर। हो गया, चलो। अब देखो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, एक तरीके से मतलब हमारा फाउंडेशन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, पीएनसी का, और फाउंडेशन टॉपिक है ये। मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे की थ्योरी बिल्ड करते हैं। हर चीज का कुछ फाउंडेशन होता है ना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का फाउंडेशन क्या था बताओ? एनसीआर और एक्सपेंशन NCR पूरे सीरीज का हाँ, TR+1 वाला या फॉर्मूला फॉर्मूला, वो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फंडामेंटल बेस था, था। वो बेस था। फिर उसके बाद जैसे जैसे नॉर्मल हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसका बेस क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वैसे ही पीएनसी का ये बेस है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें जो है और एंड एंड के बीच में डिफरेंस समझाया गया है। तो अब देखो, इफ अ वर्क कैन बी परफॉर्म्ड in m different ways, तो पहले लिखो एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है
ये एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय प्रोसेस 1, सर हाँ सर वो और एंड का डिफरेंस वो आपने क्या बताया सर? अभी बताऊंगा बताया नहीं. If a work can be performed by process 1 in m number of ways, or by process 2 in n number of ways, then total number of ways to perform that work will be m plus n ways. ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊं. जैसे मान लो 2 स्टेशंस हैं, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है. तो से ए से बी जाने के 2 तरीके के रूट्स हैं. एक ट्रेन वाला रूट है और एक रोड वाला रूट है. ठीक है, तो अब ट्रेन के लिए जैसे मान लो ए से बी जाने के लिए 4 ट्रेन चलती है और ए से बी जाने के लिए 2 रोड है. तो मैं जो ट्रेन वाला रूट है उसको क्या कहूँगा, प्रोसेस 1. जो रोड वाला रूट है उसको मैं क्या कहूँगा, प्रोसेस 2. ठीक है, तो प्रोसेस 1 कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है. जैसे 4 अलग अलग ट्रेन हो, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ट्रेन 4. या प्रोसेस 2 मतलब ए से बी जाना 2 अलग अलग रोड से हो सकता है, रोड 1 एंड रोड 2. सो अब अगर मेरे को ए से बी जाना है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो मैं कैसे सोचूंगा, मतलब अगर लॉजिकली सोचूं तो मैं प्रोसेस 1 यूज करूंगा या प्रोसेस 2 यूज करूंगा. और का क्या मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक. और का क्या मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक. तो या तो मैं ट्रेन वाला अपनाऊंगा या तो मैं रोड वाला रूट अपनाऊंगा. अच्छा, ट्रेन वाला रूट अपनाने के कितने नंबर ऑफ वेज थे, 4. और रोड वाला रूट अपनाने के कितने नंबर ऑफ वेज थे, 2. और के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो 4 + 2 मतलब 6 तरीके हो गए ए से बी जाने के. और बहुत लॉजिकल बात भी है, ए से बी जाने के 6 तरीके कौन कौन से हो गए. जैसे मान लो 4 ट्रेन थी, तो ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ट्रेन 4. 2 रोड थे, रोड 1, रोड 2. तो या तो वो ट्रेन 1 से गया ए से बी, या तो ट्रेन 2 से गया, या तो ट्रेन 3 से गया, या तो ट्रेन 4 से गया, या तो रोड 1 से गया, या तो रोड 2 से गया. तो नंबर ऑफ वेज इन विच he can move from A to B is 6 ways. Number of ways in which he can move from A to B is what, 6 ways. तो इस थ्योरम को क्या कहते हैं, एडिशन रूल, एडिशन थ्योरम. इतना क्लियर है.
तो n नहीं लिखा है क्या, तो यहाँ पे n भी होगा। अब एक होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि इफ अ वर्क कैन बी डन बाय प्रोसेस 1 and process 2, ठीक है, if a work can be done by process 1 and process 2, process 1 can occur in m number of ways, process 2 can occur in n number of ways, then the work can be done in m into n number of ways। ठीक है, यहाँ पे एंड लग रहा है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि ए बी थोड़ा ऊपर और कीजिए। सी, देखो ये लिख लो जल्दी से। सर दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या हुआ? बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल लेके, ये वाला जो एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ना, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू। चलो, अब जैसे जो हमारा वर्क है उसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वर्क है कि फ्रॉम ए टू सी जाना है वाया बी। वर्क क्या है हमारा? ए टू सी वाया बी। तो उसके लिए बंदे को क्या करना पड़ेगा? ए टू B बी से जाना पड़ेगा और फिर बी से सी जाना पड़ेगा। ए से बी जाएगा और फिर बी से सी जाएगा। अच्छा, ए से बी जाने को हम लोग ने प्रोसेस 1 कहा है और बी से सी जाने को हम लोग ने क्या कहा है? प्रोसेस 2। तो ये बताओ कि अगर किसी बंदे को ए से सी तक पहुंचना है तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 इनके बीच में एंड आएगा या और आएगा ए से सी तक पहुंचने के लिए? और सर एंड एंड सर एंड दोनों आएगा। परफॉर्म करना पड़ेगा उसे। दोनों परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ए से बी भी जाना पड़ेगा एंड बी से सी भी जाना पड़ेगा। तो इनके बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। अच्छा, प्रोसेस 1 कितने वेज से हो रहा था? से m नंबर ऑफ वेज से हो रहा था। और प्रोसेस 2 कितने वेज से हो रहा था? से n वेज से हो रहा था। ठीक है, तो a से c जाने के लिए कितने तरीके होंगे? m इंटू n वेज। अब जैसे अगर मैं इसे एक एग्जांपल दिखाऊं, छोटा सा एग्जांपल जिसमें मैं सारे वेज लिख सकूं। जैसे मान लो ये रोड 1 है, ये रोड 2 है और ये ट्रेन 1 है। ठीक है, और बी से सी जाना है उसको, तो ये ट्रेन 2 है और ये रोड 3 है फिर। ठीक है, तो प्रोसेस 1 के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? ए से बी जाने के कितने तरीके होते हैं बताओ? 3 तरीके होते हैं। सॉरी, इसी को हम लोग m बोलते हैं। प्रोसेस 2 मतलब बी से सी जाने के कितने तरीके होते हैं? 2 होते हैं, उसी को हम लोग n बोलते हैं। तो ए से सी जाना वाया बी, वो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं?
दैट शुड बी 3 into 2, मतलब 6 वेज होते हैं। तो वो 6 रूट्स क्या क्या होते हैं, तुम ऐसे सोचो कि रोड 1 पकड़ा, ट्रेन 3 पकड़ा, ए से बी रोड 1 से गया, बी से सी ट्रेन 3 पे गया। रोड 1 पकड़ा, ए से बी, रोड 3 पकड़ा, बी से सी। रोड 2 पकड़ा, ए से बी, ट्रेन 3 पकड़ा, बी से सी। रोड 2 पकड़ा, ए टू बी, रोड 3 पकड़ा, बी टू सी। फिर ए टू बी ट्रेन 1 पकड़ा, बी टू सी ट्रेन 3 पकड़ा, फिर ए टू बी ट्रेन 1 पकड़ा और बी टू सी रोड 3 पकड़ा। देखो ये 6 अलग अलग हो गया क्या? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, और यही 6 ये है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड या और? यस सर। तो एंड कब लगाना है? एंड हमको तब लगाना है जब दोनों प्रोसेस कंपल्सरी है एक पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हम लोग को और कब लगाना है? जब वर्क को कंप्लीट करने के लिए या तो तुम प्रोसेस 1 से भी जा सकते हो या तो प्रोसेस 2 से भी जा सकते हो, मतलब उन दोनों में से कोई एक भी प्रोसेस ऑप्ट कर सकते हो, तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इतनी बातें क्लियर। अब इसी के बेसिस पे यस क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक जंबो क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए है, बी है, सी है। तो ए से बी जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्रेन 1, रोड 1, रोड 2, ट्रेन 2, ट्रेन 3, एयरवेज 1। ठीक है, ऐसे ही बी टू सी जाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं? एयरवेज 2, एयरवेज 3, फिर रोड 3, सीज फिर ट्रेन 4, फिर वाटरवे 1। समझ में आया इतना? यस सर। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। A, B, C are 3 stations। 3 अलग अलग स्टेशंस हैं, अलग अलग सिटीज हैं से। A person has to travel from A to C सर via B। बाहर का है या अंदर का? क्या R3 बाहर का है या अंदर का? बाहर अरे का कौन या सा अंदर का? सर चलता है ना वैसा? कौन सा पाथ कौन चीज? R3 है? उससे क्या फर्क पड़ता है, बस अलग अलग वेज तो एक ही होगा। रिप्रेजेंटेशन है ना वो। बाहर हो अंदर हो क्या फर्क पड़ता है तुमको? मतलब बस दिखाने का तरीका है कि ये एयरवेज 2 है, ये ट्रेन 4 है, ये रोड 3 है। ऐसा थोड़ा है कि एयरवेज 2 जमीन से थोड़ा ऊपर से जाएगा, ट्रेन 4 जमीन से बहुत ऊपर से जाएगा और रोड 3 जमीन के एकदम से ऊपर से चला जाएगा और एयरवेज 3 जमीन के नीचे से चला गया। फिर उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे थोड़े फर्क पड़ना है, मतलब नहीं है कुछ, वो तो बस रिप्रेजेंटेशन है वाया बी। ठीक है,
So find number of ways in which he can travel. पहला पार्ट है from A to C via B without any restriction. डायग्राम तुम लोग बना लो एक बार, जो भी डायग्राम दिया हुआ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर की. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन? विदाउट रिस्ट्रिक्शन मतलब तुम ए से बी कोई भी पाथ चूज करो और बी से सी कोई भी पाथ चूज करो, चलेगा. अभी जैसे कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे. जैसे मान लो कि ए से बी उसने रोड यूज किया और बी से सी भी उसको रोड यूज करना है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो काउंट करके बताना पड़ेगा. तो वहां पे हम लोग ने जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. तो ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है. यहाँ पे तो क्या कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब तुम ए से बी कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, बी से सी कोई भी पाथ चूज कर सकते हो. ठीक है. सो चलो सर, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो. कल 3 ही बच्चे आंसर लाए. बहुत इजी क्वेश्चन है. यस, सर डायग्राम दिखाओ ना. देखो ये डायग्राम देख लो. सब डायग्राम वेटिंग तुम रूम लोग में सब वेटिंग रूम में एक बंदा है. सर मैसेज किस अकाउंट पे करें? मैसेज मेरे पे जो बोल रहा है पोस्ट पे, या टू एवरीवन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. चलो, तो अब देखो, मैं ए से बी को क्या कहूंगा? इवेंट 1. और बी से सी को क्या कहूंगा? इवेंट 2. और उसको ए से सी जाना है, मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? एंड लगेगा. अब क्योंकि इनके बीच में एंड लग गया, तो इनके नंबर ऑफ वेज जो है वो मल्टीप्लाई होंगे. तो ए से बी जाने के कितने तरीके उसके पास? 1 2 3 4 5 6. और बी से सी जाने के 5 तरीके. 1 2 3 4 5. तो ए से बी जाने के 6 तरीके और इसके 5 तरीके. तो 6 इंटू 5, there will be 30 ways in which he can travel from A to C via B. ठीक है. समझ में आया सबको? यस. Yes, sir. ओके. अब सेकेंड पार्ट इज, मतलब ए से सी जाना है तो ए टू बी वाया रोड एंड बी टू सी यूजिंग एयरवेज. तो ऐसे कितने रूट्स वो ऑप्ट कर सकता है? ए टू बी वाया रोड्स एंड बी टू सी यूजिंग एयरवेज.
यस, तो देखो ए टू बी वाया रोड, जैसे इवेंट 1 है और इवेंट 2 है, तो ए टू बी वाया रोड, तो ए टू बी वाया रोड कौन कौन से कितने हैं? 2 ही लोग हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो इसको करने के 2 तरीके, और बी टू सी वाया एयरवेज, तो ए टू एंड ए थ्री है, इसको करने के 2 तरीके। इनके बीच में प्लस लगाना चाहिए कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई, तो 4 वेज आ जाता। क्या जाता? 4 वेज। फिर थर्ड पार्ट है ए टू सी वाया बी यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। A to C via B using what? Same mode of transportation. सर एक बार सेकंड वाला दिखाइए। ठीक है सर। क्या आया? 7, एक बच्चे का 2, 3 लोगों का 7, बहुत लोगों का 7। ओम आदित्य वंश, आदित्य दीवान, दीवान। ओके, अच्छा, हमारे पास वैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर तुम देखो तो रोड है, गलत स्पेलिंग लिख दो, रोड है, ट्रेन है, ट्रेन है, एयर है, एयरवेज है वाटरवेज और है। वाटरवेज है। ठीक है, तो मतलब मेरे को ए टू सी वाया बी जो है यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए से बी में मैं जो मोड यूज करूंगा सेम मोड मैं यूज करूंगा बी टू सी में, जो मोड मैं यूज करूंगा ए से बी में सेम मोड मैं यूज करूंगा बी टू सी में। तो जैसे केस 1 क्या हो गया कि रोड एंड रोड, आई होप रोड एंड रोड का क्या मतलब है तुम समझ गए। केस 2 में क्या यूज करूंगा मैं? एयर एंड एयर। ओके, केस 3 में व्हाट विल आई यूज? ट्रेन एंड ट्रेन। अच्छा, केस 4 में बाय द वे मैं सोचता कि वाटर एंड वाटर, लेकिन वो 0 ही होना है। हाँ, अब देखो रोड और रोड 2 और 1 है, तो ए से बी जाने के लिए 2 रोड और बी से सी जाने के लिए 1 रोड, 2। एयरवेज, एयरवेज क्या है? 1 और 2, इधर 1 एयरवेज है, इधर 2 एयरवेज है, तो 1 into 2।
ट्रेन एंड ट्रेन, तो ट्रेन और ट्रेन में क्या है, 3 ट्रेन और कितना ट्रेन, 1 ट्रेन, हाँ 3 ट्रेन और 1 ट्रेन है, तो 3 into 1 मतलब 3, और वाटर तो मतलब इधर तो वाटर है ही नहीं, तो मतलब 0 into 1 लिख लो उसे, तो 0। अब याद है मैंने बताया था कि केसेस हमेशा आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। कभी भी तुम केसेस लो जिंदगी में कभी भी, तो उनके जो नंबर ऑफ वेज है वो ऐड होंगे। क्योंकि केसेस के बीच में आपस में क्या लगता है, और लगता है, और नहीं होता तो केस ही नहीं होते। हाँ मतलब तुम ऐसे सोचो ना कि या तो वो रोड वाला मोड यूज करेगा, या तो एयर वाला यूज करेगा, या तो ट्रेन वाला यूज करेगा, ठीक है। एंड लगाने का क्या मतलब है कि वो दोनों यूज करना पड़ जाएगा। हाँ साइमल्टेनियसली दोनों यूज कर लिया, रोड भी चला गया, और मतलब एक पाँव रोड पे है और दूसरे पाँव एयर पे है, ऐसा सोचो कुछ वैसे टाइप का, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 2 + 2 + 3 कितना हो जाता है, 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट, 7, ठीक है, समझे? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? जिसको डाउट हो कमेंट मैं कर जब दो। हाँ अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ये, तब मुझे लगा कि A to B कोई वाटरवे नहीं है, तो मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया, फिर मैंने 6 बोल दिया। कंसिडर नहीं किया तो सेम तभी है। चलेगा ना। मैंने ऐसे केसेस नहीं किए, ऐसा कहना था। ओके, नहीं केसेस लेने पड़ेंगे तुमको, समझ। ठीक है। अच्छा, फोर्थ सिनारियो क्या है, यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप ए से बी के लिए यूज करोगे, वो वाला मोड जो है बी से सी के लिए यूज नहीं करोगे। जैसे ए से बी के लिए अगर मैंने रोड यूज किया, तो बी से सी आई एम नॉट गोइंग टू यूज रोड, आई कैन यूज एनी अदर थिंग, ठीक है। इसको करो, आदित्य बहुत सारे केसेस बनेंगे। हाँ, एनडी क्यों आदित्य? सर वो नो डाउट लिखा था शॉर्ट में। अच्छा, हमको लगा नॉट डिफाइंड कह रहे हो। जस्ट बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 23, एंड आई होप दैट इज करेक्ट ऑल्सो। अब देखो, यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जैसे मैंने केस 1 ले लिया कि ए से बी के लिए रोड यूज किया। अच्छा, बी से सी के लिए अगर तुम अब ऐसे ले रहे होते तो बहुत सारे केसेस आ रहे होते कि तुम ऐसे लिख सकते थे, रोड ट्रेन, रोड एयर, रोड वाटर, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन रहे होते। सर रोड और नॉट रोड लेंगे। हाँ बस, रोड एंड रोड डैश मतलब नॉट रोड। तो रोड से जाने के कितने तरीके थे, 2 तरीके थे शायद, और रोड से न जाने के कितने तरीके थे? तो देखो, इधर एक रोड है
और टोटल 5 थे, एक रोड है और टोटल 5 थे, तो रोड से न जाने के कितने हैं? 4 तरीके। समझ में आई बात? तो 2 × 4 8। ऐसे केस 2 क्या ले लिया? केस 2 ले लिया, यहां से ट्रेन से गया और यहाँ पे ट्रेन से नहीं गया। और वो रोड वाले में 3 × 4 होगा ना? 3 रोड्स है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, 2 ही रोड है ना। देखो उसने टोटल देख लिया होगा। हमको ए से बी वाले रोड्स देखना है बस। हाँ तो 2 ही रोड है। चलो मेरे को ऊपर आना ही था। 3 ट्रेन, इधर 1 ट्रेन है। चलो ठीक है। चलो इधर ए से बी के ट्रेन से जाने के कितने तरीके? 3 तरीके। और बी से सी में ट्रेन से न जाने के कितने तरीके? 4 तरीके, मतलब 12। केस 3 कि उसने एयर यूज किया और एयरवेज नहीं यूज किया। तो एयरवेज यूज करने के कितने तरीके? ए से बी जाने के 1 तरीका और न जाने के 3 तरीके उधर से। एक इंटू 3 तो 3। अच्छा, अब और तो कुछ सिनारियो बन नहीं सकता, तो टोटल कितना हो गया हमारा? इन तीनों को ऐड कर दो, 8 + 12 + 3 23। ठीक है, टोटल विल बी व्हाट? 23। फाइन। अच्छा, ये तो टोटल है ना। अब इसको मेथड 2 जो है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या है? यूजिंग डिफरेंट मोड, दैट विल बी टोटल, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, माइनस यूजिंग सेम मोड। ऐसे लिख सकते हैं। टोटल विदाउट, टोटल मतलब कि जो ओवरऑल था, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यूजिंग द सेम मोड वाले नंबर ऑफ वेज। अच्छा, टोटल जो था वो फर्स्ट पार्ट में हमारा 30 आया था। देखो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन 30 आया था, एंड यूजिंग सेम मोड वो 7 आया था। यूजिंग सेम मोड क्या आया था? 7 आया था। तो आई कैन राइट इट एज 30 - 7, इट इज व्हाट? 23 आंसर। समझे? सर ये हाँ, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को हम लोग बाइजेक्शन मेथड कहते हैं। तो बाइजेक्शन मेथड क्या होता है? बाइजेक्शन मेथड मतलब उस फॉर्म का होता है कि फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। यस सर, प्रोबेबिलिटी टोटल में मतलब, भी यूज होता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। टोटल मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस अनफेवरेबल। तो बाइजेक्शन मेथड पता है कब यूज होता है? बाइजेक्शन मेथड इज जनरली used when in favorable we get a lot of cases, मतलब फेवरेबल में बहुत सारे केसेस बन रहे हो, एंड इट इज easier to find number of ways of unfavorable। सर आपने अनफेवरेबल कैसे ढूंढा, एक बार बता दीजिए ना। एक मिनट। अनफेवरेबल मतलब कि देखो, जैसे तुम यहाँ से जा रहे हो, से ए से सी जा रहे हो वाया बी, तो
अगर तुम उस सेंस में सोचो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो या तो तुम ए से सी जाने में मतलब तुम 2 बार चेंज करोगे, एक बार ए से बी जाओगे, एक बार बी से सी जाओगे, तो या तो तुम ए से बी और बी से सी जाने में सेम मोड यूज कर सकते हो, सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या तो तुम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हो। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो मेरे को जैसे ही दिखा यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और मेरे को थोड़ा स्ट्राइक किया कि यार डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बहुत सारे केसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तब भी मैंने यहाँ पे जो है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। तो सेम मोड और अनफेवरेबल, ये जो है ये अनफेवरेबल है एक तरीके से, और ये फेवरेबल है। दिस इज व्हाट फेवरेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट सब पार्ट, शैल वी गो टू नेक्स्ट सब पार्ट। ये क्लियर है सब बच्चों को, फोर्थ वाला? यस सर। पैराग्राफ लिखना है? हाँ सर, यही। हाँ, इसको लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अरे हो गया सर, थैंक यू। हो गया, चलो। हाँ, अच्छा, 5वां, 4 सब पार्ट हो गया आपको आई थिंक। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना प्लीज, 1 मिनट के लिए। मैं लिख लूँ सब पार्ट फिर उसके बाद। ठीक है, फिर a person has to travel from A to C and back from C to A via B. Then find number of ways in which he can travel. ठीक है, find number of ways in which he can travel. Okay, good. चलो, सो अब देखो, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, ए से बी है और बी से सी है। हाँ, अच्छा, सर अब ऐसे सोच सकते हैं ना, हाँ सर सी के आगे एक और दूसरा भी बना देंगे, उसके हाँ आगे एक और भी बना देंगे, 4 हाँ, प्रोसेस हो जाएंगे। वैसे टाइप का, कि जैसे पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से बी आया, फिर बी से ए आया। ठीक है, तो वैसे ए से बी जाने के कितने तरीके थे? 6 तरीके थे, और बी से सी जाने के 5 तरीके थे। सही लिखा है ना? तो यहाँ Yes, पे sir. 4 इवेंट होंगे, E1 A to B, E2 B to C, E3 C to B, C to B E4 and B to A. E4 B to A। अच्छा, इन चारों के बीच में E1 E2 E3 E4, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, एंड या और?
एंड लग रहा होगा। सब जगह एंड लग रहा होगा, सब जगह Yes, एंड sir. लग रहा होगा, क्योंकि उसको ए से बी भी जाना है, बी से सी भी जाना है, फिर सी से बी भी जाना है, फिर बी से ए भी जाना है। तो ए से बी मतलब E1 का कितने तरीके थे? 6, E2 के 5, E3 के 5 और इसके 6, तो कितना हो गया? 900। 900। कितना हो गया? 900। ठीक है, क्लियर है? आगे Yes. बढ़े अपन। फिफ्थ के बाद लेट्स गो टू सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट ऐसे है, A to C and back to A to C and back to A using same mode of transportation. सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर रोड पकड़ा है तो रोड पे ही हमेशा रहेगा, ट्रेन पकड़ा है तो ट्रेन पे ही हमेशा रहेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने 49 एज एन आंसर दिया है। ठीक है, दे हैव गिवन 49 एज एन आंसर। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं कि A to C का सेम है और C to A का भी सेम है, और उनका 7 और 7 आया था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 49 आ गया। नहीं ठीक है, सर, ऐसा मत। बट दिस इज रॉन्ग। लगा ही था। पूरा सेम मोड होना चाहिए ना। हाँ, अब तुमने मतलब इसमें क्या ऐसा भी कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे A to C रोड हो गया और हाँ, यहाँ yes, पे sir, C to समझा। A ट्रेन हो गया, तो उसको भी कंसिडरेशन में ले लिया तुमने फेवरेबल में। समझ में आया? तो Yes, sir. इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना चाहिए? इस क्वेश्चन को हम लोग को केसेस बना के करने चाहिए। केस 1 रोड 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 रोड। ठीक है, केस 2 ट्रेन 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 ट्रेन। केस 3 एयर 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 एयरवेज। ठीक है, मतलब ये रोड जो है वो A to C A to B जाने वाला रोड है, फिर ये B to C, फिर ये C to B, फिर ये B to A। ठीक है, अब अगर हम लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम में A से B जाने के रोड कितने हैं? 2 रोड्स हैं, और B से C जाने का 1 रोड है। फिर यहाँ पे C से B वापस आने का 1 रोड होता, और यहाँ पे B से A वापस आने का 2 रोड होता, तो ये 4 हो जाता। फिर ट्रेन, तो A से B जाने के 3 ट्रेन है, B से C जाने का 1 ही ट्रेन है, C से B वापस आने का 1 ट्रेन है,
और फिर वापस बी से ए आने का 3 ट्रेन है, 9। अच्छा, एयरवेज क्या है? सब जगह मतलब ए से बी जाने के एक एयरवेज है, बी से सी जाने के 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है, मतलब 4। तो आंसर क्या गया? 4 + 9 + 4 विच इज 17 टोटल वेज, जो कि 17 है। समझ में आया? यस सर। यस। एक बार जल्दी से कमेंट करो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? 14 कैसे आ रहा है बाकी लोगों का? सर वो 1-2 ऐड वेज कर दिया। गिने नहीं मैंने। यस सर। 14 उस तरीके से आ सकता था कि 7 और 7 को तुम ऐड कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐड नहीं करना, ठीक है? ऐड सर करने का क्या ऐसे मतलब है? इनको हाँ, इनको जो ऐड वे कर, लिया उसी इनको को ऐड करने का, एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं। हाँ, ऐड करने का ये मतलब हो गया कि तुम ए से सी जाओ या सी से ए आओ, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो क्या हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा क्या ऐसा करने से? नहीं। नहीं होगा। हम लोग को तो ए से सी जाना है एंड सी से ए आना है। सर नहीं समझा। देखो, कुछ बच्चों का आंसर 14 आया था। उनका 14 आंसर क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने 7 + 7 कर दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह 7 + 7 14 कर दिया था, तो वो भी रॉन्ग है ना। मतलब ये 7 क्यों आता? वो A to C के लिए आता, और ये 7 क्यों आता? वो C to A के लिए आता, मतलब सेम मोड के लिए। और प्लस करना मतलब कि और लगा देना, और लगाने का क्या मतलब है कि A to C जाओ या C to A आओ तो काम डन हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है भाई कि A से C जाऊं या C to A आऊं तो काम डन है। हम लोग को तो काम डन कब, वर्क कंप्लीट कब होगा? जब A से C आऊंगा एज वेल एज C से A वापस आऊंगा। ठीक है? यस और आपको 49 वाला गलत क्यों होगा, एक बार वापस बता सकते हो? 49 वाला गलत इसलिए है क्योंकि देखो A to C, C to A, जैसे A to C में रोड है, ट्रेन है, एयर है, इधर भी रोड है, ट्रेन है, एयर है। हाँ, अब तुमने इनके बीच में एंड लगा दिया है, तो तुम अगर, वैसे हमारा काम की चीज क्या होती है? हमारे काम की चीज ये होती कि जब ये इसके साथ मैच करता, ये इसके साथ मैच करता और ये इसके साथ मैच करता, तब जाके काम की चीज होती। लेकिन अगर मैं एंड लगा दे रहा हूं, जैसे एंड लगा दे रहा हूं मतलब मैं इसको भी इससे लिंक करने के लिए रेडी हूं। ओके, समझा, थैंक यू। लेकिन दैट इज नॉट गुड। हम लोग को तो हाँ। हमेशा चारों सेम चाहिए, चारों ट्रांसपोर्टेशन सेम चाहिए। हाँ सर, समझा, थैंक यू। ओके, ओके, सो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, कुछ सब पार्ट्स लिखता हूँ, उसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये कितना, कौन सा सब पार्ट हुआ? 6 हुआ। सेवेंथ जो है A to C सेम, C to A सेम, बट
both should be different. समझे क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, बाइसेक्शन वाला, बाइजेक्शन वाला। Next part, number of ways in which he can leave station B if he is standing at B. मतलब अभी A से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो B पे खड़ा है, तो B से कितने तरीके से वो लीव कर सकता है. और 9th पार्ट, number of ways in which he can leave B and come back to B. Number of ways in which he can leave B and come back to B. ठीक है, तो ये 3 पार्ट तुम लोग करना खुद से. ओके. सेवेंथ वाला सब पार्ट ऐसा है कि मतलब जैसे मान लो ए से सी रोड से गया, ए से सी जो है रोड से गया, तो सी से ए मतलब रोड से गया, तो सी से ए रोड से नहीं आएगा, ट्रेन से आएगा, ऐसे टाइप. मतलब ए से सी सेम मोड यूज करे, सी टू ए भी सेम मोड यूज करे, लेकिन ये जो मोड है रोड वाला मोड और ये वाला मोड वो डिफरेंट है. सर वो 49 माइनस 17 होगा. अब वो देखते हैं हम लोग. 8th वाला 11 होगा. क्या हुआ? 8th वाले में और 8th वाले में और आएगा, और वाला केस. चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. इन नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. यस सर, बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. कल जो टेस्ट है, क्या हुआ? टेस्ट का टाइमिंग क्या रखना है बताओ? टेस्ट का टाइमिंग क्या रखना है? शाम को रखो. हाँ, तो शाम को ही रखूंगा. सही. सर वैसे टेस्ट कितने मार्क्स का है? 4 बजे रख दो. 4 बजे सही है. चार बजे रखूं? हाँ सर. हाँ सर, चलो. यस सर. तो कितने क्वेश्चंस रहेंगे? कल 40 क्वेश्चंस है, आधा सीक्वेंशियल सीरीज है, आधा बाइनोमियल थ्योरम है. ओके सर. तो सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना? हाँ, पूरे मिक्स है. ठीक है, तो फिर 4 बजे ही रखता हूँ. 4 बजे में किसी को प्रॉब्लम है कोई? नहीं सर. 2 घंटे का.